जमाना चलता है और जमाना आजकल जेनजी के आदर्शों पर बनता है। हर साल का इस्तेकबाल जेनजी के सपनों से होता है और हर साल की विदाई जेनजी के संघर्षों की दास्तान से होती है। इसलिए 2026 का साल जब आंखें खोलने जा रहा है तो आंखों में आपको दिखाई पड़ेंगे जेनजी, वो नई पीढ़ी जो बेताब है, जो अपने हितों के प्रति सजग है, जो बदलाव के लिए बेचैन है। उस जेनजी की आंखों में वो सपने दिखाई देंगे जिनकी आबाद पूरी दुनिया में 200 करोड़ है। इनमें हिंदुस्तान के भी 38 करोड़ उन नौजवानों के सपने समाहित हैं जो खुद को जेनजी मानते हैं। यानी जमाना जो है वो जवानी का है, जिसमें आग पैदा हो, उस पानी का है जो अपनी बेताबी को छिपाते नहीं और सब कुछ बदल देने को तैयार रहते हैं, जो अपने हिसाब से सोचते हैं। तो सवाल है कि 21वीं सदी के पहले 25 साल के अनुभवों से आगे बढ़कर नई पीढ़ी क्या सोच रही है, वो चाहती क्या है, वो मांगती क्या है। जेनजी में वो लोग शामिल हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ। 21वीं सदी के 26वें साल में प्रवेश करने वाली जेनजी चाहती है कि जिंदगी से लेकर कामकाज और समाज में बदलाव हो। युवा पीढ़ी वो बदलाव सामाजिक संतुलन, प्रामाणिकता, बेहतर भविष्य और डिजिटल दुनिया में सहजता के लिए चाहती है और इसके लिए चाहती है कि काम और जिंदगी में एक संतुलन हो जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो। जेनजी का उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि जिंदगी के लिए एक सार्थक लक्ष्य तय करना भी है। वो बनावटी जिंदगी नहीं बल्कि एक सच्ची और ईमानदार जिंदगी चाहते हैं। वो मानसिक रूप से मजबूत समाज चाहते हैं। वो टेक्नो सेवी बनना चाहते हैं, यानी तकनीकी रूप से इतना निपुण होना चाहते हैं कि तकनीक की भाषा में संवाद कर सकें। और सबसे बढ़कर नई पीढ़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहती है। लोकतंत्र की मजबूती की इसी चाहत ने बांग्लादेश से लेकर नेपाल तक नौजवानों को सड़कों पर खड़ा कर दिया। एक जो परिवर्तन है ना उम्र का, वो समाज के साथ होता है, फैमिली के साथ होता है और कहीं ना कहीं हमारे अपने जो व्यक्तिगत एम्बिशन होते हैं, हमारी जो आकांक्षाएं होती हैं, लाइफ की होप होती है, ड्रीम्स होती हैं। तो जेनजी के साथ ये बड़ा अनोखा हुआ है कि उनके अपने जो पढ़ने लिखने के बाद, एक समाज में आने के बाद, व्यवसायिक जीवन में आने के बाद जो मनोकामनाएं थी वो धीरे धीरे पूरी होती रहीं। लेकिन ये भी देखा गया कि कहीं पे अंडरस्टैंडिंग अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य की, एक वेल बीइंग की, जिसको हम कहते हैं कि संपूर्ण स्वास्थ्य की भावना जो है, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड नाउ इवन स्पिरिचुअल बातें जो आती हैं, ये कुछ कमियां महसूस होने लगी जेनजी को। और ये आंकड़े पूरे विश्व भर में नहीं, हमारे देश में भी 2003, 4, 5 में जो आए, जो अच्छी स्टडीज़ हुई हैं, ये देखा गया कि एक मिड लाइफ क्राइसिस एक बड़ी नई बात थी जो लोगों को, जेनजी के जो पॉपुलेशन वाले जो हैं लोग, उनको ज़्यादा ये पीड़ा लगने लगी। लोकतंत्र कितना खूबसूरत शासन तंत्र है, इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि भारत में नौजवानों ने हमेशा ही लोकतंत्र को मजबूत बनाया। लेकिन पड़ोसी देशों में पिछले कुछ समय से जो कुछ हुआ उसने बता दिया कि जेनजी अगर लोकतंत्र की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानी दे सकता है तो लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वालों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दम भी रखता है। 2026 में प्रवेश करने वाले जेनजी ने 2025 में नेपाल में उस सत्ता को उखाड़ देगा जो देश के लोगों की सहयोगी नहीं बल्कि विदेशी हुक्म की गुलाम है। हम बोल रहे हैं अब सरकार को बदलना पड़ेगा, सरकार के विरोधी को सत्ता छोड़ना पड़ेगा, सीट छोड़ना पड़ेगा। नेपाल में लोकतंत्र का इतिहास बस 35 साल पुराना है,
लेकिन अगर संघीय गणराज्य की बात करें तो ये 17 साल ही हुआ। लेकिन 17 वर्षों में लोकतंत्र ने 17 बार अग्नि परीक्षा दे दी। वहां ओपी शर्मा ओली की सरकार जाने के बाद सुशीला कार्की के नेतृत्व में सरकार तो बन गई है, लेकिन सवाल है कि वो लोकतंत्र कब आएगा जिसमें जेनजी को अपनी भागीदारी साफ साफ नजर आए। नेपाल में राजनीति बदली, सत्ता की नीति बदली, सत्ता खुद बदली, तो इसके पीछे जेनजी का प्रयास था, उनकी सोच थी। हिमालय की ठंडी वादियों में बसे नेपाल में राजनीति का पारा इतना चढ़ा कि वहां 8 सितंबर को एक नई क्रांति हो गई। बात सोशल मीडिया से शुरू हुई थी, लेकिन पतंगड़ लोकतंत्र के अधिकारों और मूल्यों तक पहुंच गया। जिसे जेनजी कहते हैं, उस पीढ़ी के नौजवान सड़कों पर उतर आए, अपने हकों के लिए गोलियां खाने के लिए निकल आए। काठमांडू से विराट नगर तक पहले दिन ही 22 छात्र मारे गए। Regeneration is not enough. Like they have to pay for everything. The blood every youth has said, everyone has to pay. लेकिन ऐसे में ये बताइए कि आगे का रास्ता क्या होगा? इस्तीफा के बाद क्या रणनीति है? आप लोग इस तरह से सड़कों पे हैं, आपका कोई नेता है, कोई सरकार बनाना चाहता है, कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? सरकार के छोड़ के हम अपने युवा के एक टीम बना के देश को बनाना चाहते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी में भरोसा नहीं है? नहीं, मैं किसी पार्टी अपोजिशन पार्टी में भी नहीं हूँ। कहां तो तय था कि बैलेट से लोकतंत्र को निखारेंगे, और कहां बुलेट के आगे जेनजी के सीने तन गए। जो लोकतंत्र के रहनुमा बनते थे, उनके तंत्र को लोकतंत्र के लोक ने तहस नहस कर दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हेलीकॉप्टर से उसी तरह भागे जिस तरह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2024 में देश छोड़ना पड़ा था। लोकतंत्र की बुनियाद नेपाल में कितनी खोखली हो गई थी, उसको इस बात से समझ सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी विदेश मंत्री पत्नी आरजू देउबा को प्रदर्शनकारियों ने घर में घुसकर पीटा। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को तो दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये हिंसक आग नेपाल में इसलिए लगी क्योंकि लोकतंत्र जिन 4 खंभों पर टिका होता है, नेपाल के लोकतंत्र के उन 4 खंभों को दीमक लग चुकी। विधायिका राजनैतिक दलों और नेताओं के तिकड़म की शिकार हो गई। कार्यपालिका को भ्रष्टाचार निगलने लगा। न्यायपालिका में आम लोगों के लिए जगह नहीं बची और मीडिया सत्ता की हां में हां मिलाने वाला बन गया। जहां लोकतंत्र मजबूत होता है, वहां मीडिया भी स्वतंत्र और मजबूत होता है। नेपाल की नई पीढ़ी को मीडिया पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। कांतिपुर टीवी और अखबार का दफ्तर नौजवानों के गुस्से की लपटों में जलने लगा। ये आग नई पीढ़ी के आक्रोश की आग साबित हुई। नेपाल में जेनजी के आक्रोश ने जो बदलाव किया, उससे दुनिया के सामने एक बड़ा पैगाम गया। पैगाम ये कि नई पीढ़ी को बच्चा समझकर आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए उनके आक्रोश की आग में जलकर नेपाल की ओली सरकार भस्म हो गई। सितंबर महीने में सरकार बदली थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेपाल में युवा पीढ़ी उसके बाद खामोश रही, बल्कि नवंबर महीने में ही नेपाल के 12 जिले में जेनजी के आक्रोश के चलते कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। हिंसक झड़पों की खबरें भी आई। इससे साफ पता चलता है कि जेनजी को झुंझुना नहीं पकड़ाया जा सकता, बल्कि जाते हुए 2025 में जेनजी के व्यक्तित्व को निखरते और अपने हकों के लिए अंतिम दम तक लड़ते हुए देखा। 2025 में दुनिया ने नेपाल में अगर बदलाव की बयार देखी, तो उसके पीछे जेनजी के तेवर वाली आंधी भी देखी। नेपाल में जेनजी का आंदोलन बड़े पैमाने पर देखा गया, तो वहीं दुनिया के अलग अलग देशों में भी ये आक्रोश, ये बदलाव देखने को मिले। मेडागास्कर में अक्टूबर महीने में आर्थिक और बुनियादी सवालों पर युवाओं ने आंदोलन किया। इसमें राष्ट्रपति को महाभियोग का सामना करना पड़ा और सैन्य शासन शुरू हो गया।
मेक्सिको में नवंबर महीने में ड्रग तस्करी, भ्रष्टाचार, अपराध और राष्ट्रपति की सुरक्षा नीतियों के खिलाफ युवा सड़क पर उतर आए। मोरक्को में सितंबर-अक्टूबर में व्यापक भ्रष्टाचार और सरकारी खर्चों के विरोध में बड़े प्रदर्शन हुए। युवा पीढ़ी का सवाल है कि जहां स्कूलों और अस्पतालों में धन की कमी है, वहां 2030 विश्व कप की तैयारी क्यों हो रही है? पैसा आएगा कहां से? पेरू में सितंबर 2025 में पेंशन प्रणाली में बदलाव और सरकार के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर आए। इंडोनेशिया में युवाओं ने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन किए। श्रीलंका में आर्थिक संकट के दौरान सबसे पहले युवाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसका प्रभाव आगे भी देखा गया। श्रीलंका आजाद तो 1948 में हुआ था, लेकिन गणराज्य 1972 में बना। लंबे समय तक जातीय हिंसा का शिकार रहे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इस कदर दिवालिया हुई कि 2022 में लोगों के आक्रोश का सैलाब राष्ट्रपति भवन की चारदीवारी को तोड़कर अंदर पहुंच गया। 2 दशक से राज कर रहे राजपक्षे परिवार के खिलाफ छात्रों का विरोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। विदेशी कर्ज में भ्रष्टाचार, गरीबी, रोटी का संकट, महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से त्रस्त जेन जी ने राष्ट्रपति भवन तक अपने आक्रोश को पहुंचा दिया था। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास में भी घुस गए थे। उसके बाद 14 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। पड़ोसी देशों में हिंसक अशांति के बीच युवा पीढ़ी अपने हक की मांग कर रही है। कहीं वो मांग लोकतंत्र की बहाली के लिए है, तो कहीं अपने बुनियादी हकों के लिए। यही मांग बांग्लादेश में भी उठी थी। जिन शेख हसीना को बांग्लादेश का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माना गया, अगर उनके खिलाफ ही 5 अगस्त 2024 को अचानक बगावत की आग इतनी तेज भड़क गई, तो सवाल है कि इसके पीछे कौन था? वैसे तो शेख हसीना की सरकार के खिलाफ बगावत के पीछे बांग्लादेश के विपक्षी दल भी थे, वहां की सेना का एक हिस्सा भी था और कुछ विदेशी ताकतें भी थीं, लेकिन सड़कों पर जो ताकत दिख रही थी वो युवा पीढ़ी की थी, जेन जी की। मोर्चा छात्रों ने ही संभाला था, जो प्रधानमंत्री आवास में इस तरह घुस गए मानो चौराहे की कोई धर्मशाला हो। प्रधानमंत्री आवास के रसोई घर में जाकर ऐसे खाना निकाल कर खाने लगे जैसे अपना किचन हो। दिमाग भले सियासत का हो, लेकिन जेन जी का दिल आक्रोश में इस कदर भरा था कि उन्होंने शेख हसीना के घर में फर्नीचरों को तोड़ डाला, ग्लास पैनल भी तोड़ डाला, बाहर खड़ी कार में भी तोड़-फोड़ की। खास बात यह है कि जिस तरह नेपाल में जेन जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, उसी तरह बांग्लादेश में भी जनाक्रोश को अंजाम तक छात्रों ने ही पहुंचाया। तब शेख हसीना सरकार के खिलाफ तो लाखों छात्र सड़कों पर उतर आए, लेकिन उनकी अगुवाई 3 ही छात्र कर रहे थे। उनके नाम हैं नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार। इन तीनों में से भी नाहिद इस्लाम इस छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा। नाहिद का कहना था कि वो शेख हसीना को हटाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। उसने लोगों से कहा कि अगर लाठी काम नहीं आई तो वो हथियार उठाने को भी तैयार है। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र नाहिद को 20 जुलाई को ढाका पुलिस ने उठा लिया था। उसकी बेहद निर्ममता से पिटाई हुई। शेख हसीना की सत्ता छीनने के बाद नई सरकार को लेकर नाहिद के इरादे सामने आने लगे।
जेनजी भावुक है, वो बदलाव चाहता है, लेकिन उसकी भावुकता का कैसे राजनीतिक फायदे के लिए शोषण किया जाता है, ये बांग्लादेश में दिख गया। बांग्लादेश में जेनजी का विश्वास एक बुजुर्ग व्यक्ति की सत्ता की चाहत का जरिया बन गया। जिस नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का शासक बनाया गया, 1 साल के अंदर ही उन पर भी ये आरोप लगा कि वो सत्ता से ही चिपके रहना चाहते हैं। और ये बात इसलिए साबित होती है कि बांग्लादेश अब भी राजनीतिक स्थिरता से कोसों दूर है, बल्कि यूनुस सरकार में शेख हसीना की पार्टी के नेताओं और हिंदुओं को निशाना ही बनाया गया। साथ ही कट्टरता काफी बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिम सरकार बनने के बाद देश में राजनीतिक हिंसा में 1 साल के भीतर ही 471 घटनाओं में 121 लोग मारे गए और 5189 घायल हुए। वहीं इस दौरान राजनीतिक हिंसा की 92% घटनाओं में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी शामिल रही, जबकि कट्टरपंथी पार्टी जमात-ए इस्लामी 5% और छात्र आंदोलन से उपजी नेशनल सिटीजन पार्टी महज 1% घटनाओं में शामिल रही। उसी तरह मीडिया का मुंह बंद करने की भी कोशिश की गई। शेख हसीना के जाने के बाद से 1 साल के भीतर ही 878 पत्रकारों को निशाना बनाया गया, जिनमें 121 लोग मारे भी गए। और ये सब उन मोहम्मद यूनुस के राज में हुआ, जो खुद को शेख हसीना सरकार का सताया हुआ मान रहे थे, जबकि खुद उन पर 1 साल के भीतर ही ये आरोप लगने लगे। जेनजी की ताकत को सब पहचानते हैं, लेकिन जेनजी की ताकत को सुविधाजनक सत्ता के लिए भुनाने की साजिशें भी होती हैं। और बांग्लादेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां शेख हसीना की एक चुनी हुई सरकार थी, लेकिन उसके खिलाफ युवा पीढ़ी के आक्रोश का इस्तेमाल करके मोहम्मद यूनुस को 2024 में प्रशासन का मुखिया बना दिया गया। भले वो काम चलाओ व्यवस्था थी, लेकिन सत्ता का नशा और चाहत ऐसी होती है कि 85 साल के मोहम्मद यूनुस ने सारे आदर्शों और मूल्यों को ताक पर रख दिया। अब वहां के नौजवानों को लगने लगा है कि उनके विश्वास को, उनके आक्रोश को, उनके सपनों को वहां के राजनीतिक दलों, सेना और मोहम्मद यूनुस ने धोखा दे दिया है। दरअसल जेनजी के पास जोश है, लेकिन कई बार उसके होश का भावुक दोहन होने लगता है। हालांकि एक तबका ऐसा है जो विवादों के भंवर में फंसने की जगह अत्याधुनिक तकनीक और डिजिटल जीवन को अपनाने में विश्वास रखता है। जेनजी को डिजिटल नेटिव कहा जाता है। 2026 तक उनकी पहचान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, कंटेंट क्रिएशन और वर्चुअल स्पेस से और भी ज्यादा गहराई से जुड़ जाएगी। 2026 तक एआई टूल जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई या मिड जर्नी जेनजी की दैनिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन जाएंगे, खासकर शिक्षा और शुरुआती करियर में। वो एआई को केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि एक सहकर्मी की तरह मानने लगे हैं। पीडब्ल्यूसी के मुताबिक 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में एआई का योगदान $15.7 ट्रिलियन का हो सकता है, जिसका फायदा 2026 में ही जेनजी को मिल सकता है। सच है कि आज के टाइम में जो जेनजीज हैं वो सोशल मीडिया से काफ़ी कुछ कमा रहे हैं। सिर्फ एज अ क्रिएटर ही नहीं, क्रिएटर्स तो हम बहुत सारे देखते ही हैं कि वो एज अ क्रिएटर बहुत अर्न करते हैं, उनको ब्रांड्स मिलते हैं, स्पॉन्सरशिप मिलती है। उसके अलावा भी हम देखते हैं कि जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे, वीडियो एडिटर के तौर पे भी वो लोग बहुत कम उम्र में 16-17 साल की उम्र में इतना अर्न कर रहे हैं कि अगर किसी को पता चल जाए कि इस चीज़ में इतना पैसा है तो लोग अपने खुद की जॉब छोड़ दें और इन्हीं सब चीज़ों में लग जाएं। सो आई कैन से दैट दिस इज़ ट्रू that Gen Zs are earning a lot through social media, and they have multiple I would say they have multiple role to play on social media, not just as an influencer, but also they have been working as a graphic designer and video editors, and through that they have been earning a lot. नई पीढ़ी सोशल मीडिया के दौर में आगे बढ़ रही है। उसके लिए 2026 नए बदलाव की उम्मीदें लेकर आ रहा है। 2026 तक
शॉर्ट फॉर्म वीडियो मसलन इंस्टाग्राम रील्स के निर्माण और ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसमें जेनजी को सूचना, मनोरंजन और खरीदारी के लिए टेक्स्ट लिखने के बजाय डायनेमिक वीडियो को प्राथमिकता देते देखा जा सकता है। स्टैटिस्टा के अनुसार 2025 तक वैश्विक शॉर्ट फॉर्म वीडियो मार्केट $100 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है। जेनजी केवल कंटेंट का उपभोग नहीं करते, बल्कि वो सक्रिय रूप से कंटेंट क्रिएटर भी हैं, जिनमें 50% से अधिक जेनजी यूजर्स ने किसी न किसी रूप में ऑनलाइन कंटेंट बनाया है। साफ है कि 2026 की युवा पीढ़ी अपने लिए स्वच्छंद विचार और स्वतंत्र नजरिया ढूंढ रही है। आज हम अपने आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं जहाँ पे जेनजी ग्रुप्स, पॉलिटिकल लीडर्स और सिस्टम्स को बेटर क्लाइमेट एक्शन के लिए अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं। एक और बात जो इस जनरेशन की खासियत है वो ये है कि ये कनेक्शंस बहुत अच्छे से बिठा पाते हैं अलग अलग मुद्दों के बीच में। आइसोलेशन में देखने की बजाय ये सारे इश्यूज को कनेक्ट करके देख पाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि ये जनरेशन बड़ी हुई है सोशल मीडिया और इंटरनेट के साथ, और इसलिए इनकी जानकारी भी बहुत वाइड है चीज़ों को लेके। सो ये एक यूएसपी हो सकती है इनकी, बट जेनजी जो बिग पिक्चर देख पाते हैं डिफरेंट इश्यूज को लेके, वो बहुत हेल्प करता है इम्पैक्टफुल सॉल्यूशंस की तरफ जाने में डिफरेंट इश्यूज को लेके। वैसे तो आमदनी का सीधा रिश्ता शिक्षा और करियर से जुड़ता है। जेनजी के लिए नया साल बहुत सारे बदलाव और नई प्राथमिकता का साल भी हो सकता है। 2026 तक जेनजी पारंपरिक कॉर्पोरेट सीढ़ी के बजाय काम और जिंदगी में संतुलन को तरजीह दे सकते हैं। इसमें गिग इकोनॉमी के लिए काम करने वाले युवा 2026 में ऐसी कंपनियों की ओर देखेंगे जो उन्हें काम के घंटों और जगह पर उनके नियंत्रण को तरजीह दे सकती हैं। पेपल की एक रिपोर्ट बताती है कि 2027 तक अमेरिका में आधे से अधिक वर्कफोर्स कुछ समय के लिए फ्रीलांस करने लगेगा। जेनजी इस बदलाव का मुख्य चालक है, क्योंकि वो एक ही कंपनी के साथ लंबे समय तक रहने के बजाय अनुभवों और प्रोजेक्ट्स को जमा करना चाहते हैं। 2026 में डिजिटल नोमैड वीजा और रिमोट वर्क की सुविधा उनके करियर विकल्पों को परिभाषित करेगी। कि आज के टाइम में सोशल मीडिया पे कंपटीशन बहुत है, एक से बढ़कर एक लोग आ रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप कुछ नया लेकर आ रहे हो, जैसे हम जेनजीज की बात कर रहे हैं, इनका तो अप्रोच ही अलग होता है, इनका तरीका अलग है, इनकी पूरी वोकैब ही अलग है, अलग स्लैंग्स यूज करते हैं, अलग वोकैब यूज करते हैं, तो इनको देखने में हमें भी मजा आता है, या हमसे बड़े जो लोग हैं वो भी इनका कंटेंट देखने में काफी दिलचस्पी रखते हैं। तो इनका एक अपना माइंडसेट है, एक न्यू माइंडसेट है। So despite having so much of competition on social media, they have been doing quite well, and I still believe there is a lot of scope and space to earn more and more through social media. So अभी तो फ्यूचर में काफ़ी स्कोप है, अगर आप नया कुछ करते रहेंगे और टेक्नोलॉजी के साथ कुछ मिलकर आप ट्राई करते रहेंगे, तो आई थिंक बहुत अच्छा स्कोप रहेगा सभी के लिए। उसी तरह जेनजी अब पढ़ाई के लिए कर्ज लेने को एक खर्चीला निवेश मानते हैं। इसीलिए वो ऑनलाइन कोर्स को तरजीह देने लगे हैं, जिससे कम पैसे में उनकी पढ़ाई हो सके और बाकी समय में वो काम भी कर सके। गैलप पोल के अनुसार जेनजी के 55% से अधिक युवा पारंपरिक 4 वर्षीय डिग्री को अपने लिए खर्चीला मानते हैं। तो सवाल है कि क्या युवा पीढ़ी भोग की जिंदगी की तरफ बढ़ रही है? People are spending more than they are earning. People are taking more loans than they can afford. People are becoming more opulent and flamboyant, जिसको कहते हैं। खाली दिखावा जो है, दौलत का दिखावा जो है, और अपने रिचनेस का जो प्रस्तुति है, वो कहीं पर हमारे नई पीढ़ी में, मैं कहता हूँ जो बच्चे अब बड़ी हो रहे हैं, जो स्कूल में हैं, जो कॉलेज में हैं, उनके लिए शायद ये नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि घर संसार में जो बड़ों ने सामने प्रस्तुति करी है अपनी दौलत की या ख़रीदारी की, उसका इम्पैक्ट तो इनके पास आएगा। जो कहावत है ना, द चिल्ड्रन नो द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग बट नॉट द वैल्यू ऑफ एनीथिंग। उनकी वैल्यू नहीं पता। खिलौने देख लीजिए, 5000 की खिलौना मिलता है, 2 दिन में बच्चा बोर हो जाता है, क्योंकि घर में वही पैटर्न है कि लो भी नई कार खरीदो, 1 साल में बदल दो। बिकॉज
सस्टेनेबिलिटी वैल्यू या वैल्यूज़ जो पारिवारिक होती हैं कि कोई भी चीज़ जो खरीदी जाती है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिज़ायर है, मटेरियलिज्म का कल्चर है, वो इंसान के वैल्यूज़ को सुपरसीड ना करे। 2024 में बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, 2025 में नेपाल में सत्ता बदल गई, और ये सब जेनजी के आक्रोश और विद्रोही तेवर के चलते। लेकिन अब सवाल है कि जब नया साल है तो 2026 में क्या होगा? नए साल का स्वागत करने के लिए मचलती युवा पीढ़ी चाहती क्या है? वो भोग की संस्कृति चाहती है या परंपरा के मूल्यों से जुड़ना चाहती है? पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में जेनजी के आंदोलनों को अगर आप देखेंगे तो आप एक बात नोटिस कर पाएंगे कि वो चाहती है कि उसकी बात को सुना जाए, उसके मूल्यों को समझा जाए। वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मॉडल पर यकीन नहीं करती, बल्कि वो एक लचीली व्यवस्था चाहती है, एक ऐसी व्यवस्था जहां पर उसके सपनों को उड़ान के लिए नया आसमान मिल सके। दरअसल जेनजी धीमी रफ्तार से चलने वाले नहीं हैं। ये बदलाव भी चाहते हैं और विकास भी चाहते हैं, साथ ही सांस्कृतिक तौर पर भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं। अब तक के जेनजी के रुझानों को देखें तो 2026 में जेनजी की पहचान सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता से मजबूती से जुड़ती दिख रही है। ये नई पीढ़ी उन सवालों को उठा सकती है जो जलवायु परिवर्तन से लेकर राजनीतिक ईमानदारी से जुड़े हुए हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार जेनजी के लगभग 67% युवा मानते हैं कि सरकारों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक प्रयास करने चाहिए। 2026 में एक ऐसी पीढ़ी सामने आ सकती है जो वॉलेट और वोट दोनों का इस्तेमाल सामाजिक बदलाव के लिए कर सकती है। चेंज जो है वो जेनजी के लिए एक पर्सनल इशू है। वो सिर्फ किताब का आपको एक चैप्टर नहीं है, बल्कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे होने वाला असर भी है। इको एंजाइटी जैसे शब्द हम आजकल बहुत सुनते हैं, वो सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, बल्कि वो दिखाता है कि कितना क्लोजली क्लाइमेट चेंज हमारी लाइफ्स को इम्पैक्ट कर रहा है। और ऑनेस्टली जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट क्राइसिस में बदलता जा रहा है, हमने जेनजी के पास ज़्यादा चॉइस छोड़ी नहीं है इस इशू को इग्नोर करने की। बट अच्छी बात यह है कि उनको आता है कैसे क्लाइमेट एंजाइटी को क्लाइमेट एक्शन में बदला जाए, और उनके क्लाइमेट एक्शन की जो डेफिनेशन है वो भी धीरे धीरे काफ़ी इवॉल्व हो रही है। सोशल मीडिया को बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ करना, डेटा को रियलिटी के साथ मिला के देखना, नॉट जस्ट एज नंबर्स, और सिस्टम्स को अकाउंटेबल ठहराना, ये सारी चीज़ें हैं जो जेनजी क्लाइमेट एक्शन का एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है। बदलाव की बेताबी जेनजी को एक तरफ जिम्मेदार बना रही है तो दूसरी तरफ बेताब भी। ये बेताबी उनकी मानसिक सेहत के सामने कई बार एक बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में खड़ी हो जाती है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के आंकड़े बताते हैं कि जेनजी में चिंता और अवसाद की दर पिछली पीढ़ियों की तुलना में अधिक है। इसलिए 2026 में जेनजी काम के घंटों को कम करने, साइलेंट क्विटिंग को अपनाने और लचीलेपन की मांग करके बेहतर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का सीधा रिश्ता लोकतंत्र से है। जिस देश में लोकतंत्र होगा, वहां मानसिक तौर पर युवा पीढ़ी मजबूत होगी। पड़ोसी देशों में हिंसक अशांति के बीच दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत इसीलिए आबाद है। भारत की आजादी का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, जिनके लिए मंजिल जरूरी थी, लेकिन रास्ते से समझौता करके नहीं। यही पैगाम अपने दौर से लेकर आज तक गांधी के नाम पर युवा पीढ़ी को मिलता है। इसीलिए हर प्रधानमंत्री गांधी के मूल्य से सीख लेकर अपनी सरकार चलाने की बात करता है। भारत का युवा देश हित को सर्वोपरि रखकर चलता है। वो हर अवसर का सही इस्तेमाल करता है। जब सरकार ने स्पेस सेक्टर को ओपन किया तो देश के युवा और खासकर हमारे जेन जी यूथ इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए आगे आ गए। ये जेन जी इंजीनियर्स, जेन जी डिजाइनर्स, जेन जी
कोडर्स और जेन जी साइंटिस्ट नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। हर दौर की युवा पीढ़ी आक्रोश और तेवर के साथ जीती है, लेकिन उनके हालात अलग अलग होते हैं। इसीलिए उनके लिए वक्त के साथ नाम भी बदलते रहते हैं। 1946 से 1964 के बीच जन्मे लोगों को बेबी बूमर्स कहा जाता है, तो वहीं 1965 से 1980 के बीच जन्मे युवाओं को जेनरेशन एक्स या जेन एक्स, 1981 से 1996 के बीच जन्मे युवाओं को मिलेनियल्स कहा जाता है। वहीं 1997 से 2012 के बीच जन्मे बच्चों को जेनरेशन जेड यानी जेन जी कहते हैं, जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए और इसीलिए उन्हें डिजिटल नेटिव भी कहते हैं। इनमें से जिन्हें बेबी बूमर्स कहा जाता है, उन्होंने भारत में लोकतंत्र की मजबूती का एहसास 50 साल पहले किया था, जब इमरजेंसी के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो गया था। इमरजेंसी के खिलाफ वो लड़ाई ही युवा चेतना के नाम पर थी। जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को ही अपने आंदोलन का केंद्र बनाकर इमरजेंसी का मुकाबला किया, जिसके बाद 1977 में पहली बार देश में सत्ता परिवर्तन हुआ था। जिस समाज में युवाओं के हकों को आदर दिया जाता है, उस समाज में बदलाव बेहतरी के लिए होता है। भारत में अगर युवा पीढ़ी किसी हिंसक आक्रोश का शिकार नहीं बनती है, तो इसलिए क्योंकि संविधान उनकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखता है। इसके तहत ही जहां संविधान बनाते वक्त ही अनुसूचित जाति को सरकारी नौकरियों में 15% और अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण दिया गया, वहीं 1990 में वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग के जरिए अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण लागू किया। 2019 में मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। वहीं 2023 में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इन बदलावों का असर दिखता है कि जहां एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू आज देश की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति हैं, तो पिछड़े वर्ग से आने वाले सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति और ओबीसी तबके से ही आने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। भारत के आसपास जिन देशों में आज जेन जी का आक्रोश दिखता है, वहां आर्थिक सवाल काफी अहम है, लेकिन भारत में पिछले कुछ समय से लगातार आर्थिक स्थिरता और वित्तीय बढ़ोतरी का दौर दिख रहा है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका लक्ष्य 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होने पर विश्व शक्ति बनने का है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारी अंग्रेजों के जमाने में हुए, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये सभी 30 साल से कम उम्र के थे। आज भी नौजवानों को आप वैसे ही टी शर्ट पहने हुए देख सकते हैं, जिन पर ऐसे आत्म बलिदानियों की तस्वीरें छपी। 100 साल पहले भी युवा पीढ़ी इसी तरह मतवाली थी जैसे आज है। तब भी वो आदर्शों के लिए लड़ना जानती थी और आज की भी जानती है। हालांकि वक्त के साथ कई प्राथमिकताएं और ज्यादा अहम हो गई हैं। दरअसल जेन जी के सामने सबसे बड़ा सवाल रोजगार का है। भारत में भी युवा पीढ़ी के सामने ये संकट है, जिसके कारण वो कई बार सड़कों पर उतरते हैं। मॉस्पी की अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 15 वर्ष और उससे अधिक के उम्र की बेरोजगारी दर 5.2% है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO और मानव विकास संस्थान की मार्च 2024 में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के रोजगारों में लगभग 83% युवा हैं। इसी अध्ययन के मुताबिक देश के कुल बेरोजगार युवाओं में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या भी साल 2000 के मुकाबले अब दोगुनी हो चुकी है। साल 2000 में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या कुल युवा बेरोजगारों में 35.2% थी। वहीं साल 2022 में यह बढ़कर
65.7% हो गई है। इनमें उन्हीं पढ़े लिखे युवाओं को शामिल किया गया है जिन्होंने कम से कम 10वीं तक पढ़ाई जरूर की हो। वहीं अगर दुनिया के स्तर पर देखें तो बेरोजगारी की ये समस्या काफी जटिल है। यही समस्या दुनिया भर के जेन ज़ी को कहीं सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर करती है, तो कहीं आंदोलन करने और कहीं कहीं अपनी ही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। अगर युवाओं की समस्या को देखें तो आर्थिक मुद्दे सबसे अहम हैं, जिनमें बेरोजगारी, महंगाई, असमानता और अवसर की कमी अहम है। वहीं सरकार की नाकामी भी लोगों के लिए एक अहम मुद्दा है, जिसमें भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और अक्षम प्रशासन शामिल है। जब जेन ज़ी को अपना भविष्य नहीं दिखता है तो वो सड़कों पर उतर जाता है। और वहीं डिजिटल दुनिया में लगातार आती खबरों के लिए नई पीढ़ी इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो हर गड़बड़ी से वाकिफ हो जाती है। इसीलिए जहां लोकतंत्र पर खतरा आता है, वहां युवाओं का भविष्य अंधकारमय होने लगता है। और वैसी स्थिति में युवा तबका विद्रोह की मुद्रा में आ जाता है या फिर सरकार बदलने के बारे में सोचने लगता है। युवाओं का आक्रोश सीने पर गोली खाने तक पहुंच जाता है। हालांकि बदले दौर में वो विद्रोह के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हिंसा से आगे कुशल रणनीति को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म मसलन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, टिकटॉक का इस्तेमाल करके वो अपने समान विचार के लोगों को लामबंद करते हैं। साथ ही वो वैसे वीडियो, रील और मीम्स बनाते हैं जो ज्यादा से ज्यादा वायरल हो और उससे आक्रोशित होकर ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। इनके अलावा विरोध प्रदर्शन, मार्च करके भी वो अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं। इससे साफ है कि नौजवानों की नई फौज ने देश दुनिया की बारीकियों को समझ लिया है। अब उनको झांसे में रखना मुमकिन नहीं है। इसीलिए उनके सपनों को अगर रंग नहीं मिले तो वो दुनिया को बदरंग करने वाला तेवर दिखाते हैं। ऐसे में जेन ज़ी के जज्बात को समझना और उनकी इज्जत करना हर शासन, प्रशासन, सरकार के लिए जरूरी है। 21वीं सदी का एक चौथाई कालखंड समाप्त हो गया। इस एक चौथाई कालखंड में दुनिया ने जेन ज़ी क्रांति का काल देखा। अलग अलग देशों में युवाओं के भूचाल से शासन को कांपते हुए देखा। युवा पीढ़ी एक बेहतर भविष्य चाहती है, वो रोजगार चाहती है, जिंदगी में आराम चाहती है, लेकिन ये सब कुछ अपनी शर्तों के साथ चाहती है। बहुत कुछ इस शेर की तरह है कि साहिल के सुकून से किसे इंकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है।